नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं द लक्ष्मणगढ़। आज आपको मैं एक बहुत ही खास शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं। वैसे तो ये शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको कि एक खेल है मलखंभ। काफ़ी पुराना खेल है और हो सकता है कि बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हो। लेकिन आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, वो शख्स हैं जिन्होंने इस खेल को भारत में नहीं, अपितु पूरी दुनिया के लगभग 52 देशों में इस खेल को फैलाया है, इस खेल के बारे में बताया है। और इस लंबी जर्नी के बाद में भारत सरकार ने अभी हाल ही में साल 2024 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। काफ़ी बड़ा सम्मान है, वो इस खेल के बलबूते पर इन्होंने पाया है। ये शख्सियत आज लक्ष्मणगढ़ आए हुए थे किसी एक विशेष कार्यक्रम में और उसके बाद में जब इनसे हमारी मुलाकात हुई, तो हम एक खास बातचीत है आपके लिए लेकर आए हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट 2024 में मिली है, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएँ सर। धन्यवाद, धन्यवाद। सर, मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपना परिचय थोड़ा-सा संक्षिप्त में बताएँ सर। जी, मेरा नाम है उदय विश्वनाथ देशपांडे। मुंबई में एक श्री समर्थ व्यायाम मंदिर नाम की संस्था है, जी, जो 99 ईयर्स व्यायाम और शारीरिक शिक्षण इस क्षेत्र में काम कर रही है। जी, अगले साल हम शताब्दी महोत्सव मनाएंगे और 1000 बच्चे वहाँ डेली आते हैं और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, जूडो, खो-खो, मलखंभ आदि सभी तरह के खेल खेलने के लिए। विभिन्न खेलों का उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। जस्ट 30 रुपीज़ पर मंथ उनका टोकन फीस होते हैं अच्छा, और 180 प्रशिक्षक है। विदाउट एनी रिम्यूनरेशन, कोई मानधन वगैरह नहीं लेते हुए वो 2-2 3-3 घंटा डेली बच्चों के लिए हुँ। दे देते हैं। सर, एक नाम है मलखम्ब। आज भी पूरे देश भर में बात करें या काफ़ी छोटी जगह में बात करें, तो मलखम्ब के बारे में लोग जानते नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा मलखम्ब के बारे में बताएँ कि मलखम्ब क्या चीज़ है? मल्ल यानी कुश्ती लड़ने वाला पहलवान जी, और खम्भ यानी एक लकड़ी का खंभा। जी। तो कुश्ती के दावों का अभ्यास जिस खंभे के ऊपर किया जाता है, हुँ, उस खंभे को कहते हैं मलखम्भ। अच्छा, वो एक मार्शल आर्ट है, वो एक फिटनेस स्पोर्ट है, वो एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है और एक परफॉर्मिंग आर्ट भी है कि बहुत सारे रियलिटी शोज़ है, हुँ, हुँ। जैसे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, इंडियाज़ गॉट टैलेंट या हुनरबाज़ देश की शान, इन सभी में मलखम्ब को बहुत अच्छा पब्लिसिटी मिला है, लोगों बिल्कुल। ने उसमें रुचि दिखाई है। तो ये अपने भारत में, महाराष्ट्र में 200 साल पहले बालम भट्टादा देवधर जी तो थे, अच्छा। जो दूसरे पेशवा के ज़माने में हुँ, हुँ। पूजा अर्चा करना, भिक्षुकी करना, यही उनका काम था। हुँ, हुँ। और पेशवा के दरबार में 52 पहलवान थे, जिनका काम सिर्फ कुश्ती लड़ना था, कुश्ती सिखाना था। हुँ। लेकिन हैदराबाद के निज़ाम से अली और गुलाब नाम के 2 पहलवान आ गए। अच्छा, ये दोनों 6.5-7 फीट बलदंड धिप्पाड़ पहलवान थे और उनका ये लौकिक था कि आज तक कोई उनको कुश्ती में हरा नहीं सका था। अच्छा। तो उन्होंने हैदराबाद से लेकर पूना तक आगे उन्होंने चुनौती दी, यदि कोई तैयार है हमसे कुश्ती लड़ने के लिए तो आगे आ जाए, या आप आपका पराभव जो है कबूल कर दीजिए, हम आगे उत्तर की ओर निकल जाएंगे। ठीक है। तो इन 52 पहलवानों में से एक की भी हिम्मत नहीं हुई उस आह्वान का स्वीकार करना। अच्छा। उस समय 17-18 वर्ष के बालम भट्टारा देवधर जी थे। उन्होंने कहा मैं इस आह्वान का स्वीकार करता हूँ। हुँ, हुँ। उन्होंने कुछ मदद मांग ली हुँ, हुँ। और नासिक जिले में निफाड़ तालुक में कोठरे नाम की छोटी सी जगह है, वो अच्छा। गांव गए, अपने माँ के आशीर्वाद लिए हुँ, और हुँ। वहाँ एक सप्तशृंगी देवी है, हुँ, हुँ। विच इज गॉड ऑफ गॉडेस ऑफ 7 हिल्स, 7 हॉर्न्स हुँ, हुँ। की माउंटेन के 7 शिखर थे, वहाँ उसका निवास होता था ठीक है। और वो एक जागृत देवस्थान था। तो उन्होंने कड़ी तपस्या की, देवी प्रसन्न हो गई। देवी ने कहा बजरंगबली आपके सपने में आएंगे और हुँ, कुश्ती के कुछ दांव दिखा देंगे। हुँ। 3 रात उनको बजरंगबली ने दर्शन दिए और एक लकड़ी के खंभे के ऊपर कुछ दांव दिखा दिए। अच्छा। उन्होंने वैसा लकड़ी का खंभा तैयार किया, उसके ऊपर प्रैक्टिस की और जो स्टिपुलेटेड टाइम था उसमें पूना में वापस आ गए। हुँ, हुँ। उनकी कुश्ती बहुत सारे हजारों लोगों के सामने हो गई, पेशवा की उपस्थिति में हो गई और उसमें उन्होंने अली नाम के पहलवान को परास्त कर दिया। अच्छा। तो उन्होंने उस खंबे को नाम दिया मल्लखांब, जो हुँ, अपने से ताकत में, उम्र में, स्किल में, वजन में ज़्यादा है, हुँ, उससे भी परास्त करने वाला तकनीक जो खम्ब हमें सिखाता है, हुँ। वो है मल्लखांब। अच्छा। और उसको देखकर फिर गुलाब भाग गया, उन्होंने कुश्ती खेलना नाकबूल किया। हुँ, तो उसी से उन ये मलखम्ब की शुरुआत हो गई, ऐसे मानते हैं। हुँ। लेकिन हमारे पुराण में बहुत सारे ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, हुँ, हुँ। जैसे
1135 में मानसोल्लास नाम का ग्रंथ जो सोमेश्वर चालुक्य ने लिखा था, उसमें भी मलखम्ब सदृश कलाएं हैं। एक कपाल कुरंटक योग है, जहाँ पर रस्सी पर योगा करने के कुछ तरीके दिए हैं, जिसको रज्जु योगा कहा गया है। फिर नित्यानंद स्वामी जो बेंगलोर के थे, उनके पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर 180 देशों में ब्रांचेस हैं उनके, वहाँ पर मलखम्ब सिखाया जाता है। मैं उनके सिंगापुर और मलेशिया के सेंटर में जाकर मलखम्ब सिखा के आया हूँ। उन्होंने मलखम्ब को कुंडलिनी रज्जु योगा रूप मलखम्ब को और पोल मलखम्ब को शिव स्तंभ योगा करके नाम दिया है। तो ये हमारे पुराने दाखलों में बहुत मिलता है उसका जिक्र। मैं जब उड़ीसा गया था, वहाँ जगन्नाथ वल्लभ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, उसके बाजू में जगन्नाथ वल्लभ अखाड़ा है। तो वहाँ पर लक्ष्मीधर भोई नाम का एक लड़का 65 साल का आदमी था, वो मलखम्ब करता था। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने सिखाया, उनको उनके ग्रैंडफादर ने सिखाया। जब से यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। हाँ, जब से यहाँ जगन्नाथ मंदिर है, तब से यहाँ मलखम्ब का प्रैक्टिस हम करते हैं। इसका मतलब 700 साल पुरानी उनकी ट्रेडिशन है। तो ऐसे पुराने दाखले बहुत मिलते हैं, लेकिन ये असल में इतिहास में हम देखेंगे तो ये बालम भट्टाचार्य देवधर जी, उन्होंने मलखम्ब को नया स्वरूप दिया। अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिशर्स ने पेशवा का पराभव किया, उनको वाराणसी कानपुर से 35 किलोमीटर में ब्रह्मावर्त नाम की जगह है, उनको वहाँ छोड़ दिया। तो वहाँ जाने के लिए उस समय तो बसेस या ट्रेन से गाड़ियाँ नहीं थी, पैदल ही लोग जाते थे। तो पूना से ब्रह्मावर्त तक जिस रास्ते से वो गए, यानी पूना से सूरत, सूरत से बड़ौदा, बड़ौदा से अहमदाबाद, अहमदाबाद से देवास, देवास से उज्जैन, फिर ग्वालियर, फिर झांसी, फिर वाराणसी और कानपुर, तो ये सब रूट से पूरा जो रूट था, जहाँ जहाँ उन्होंने कुछ दिन मुक्काम किया, वहाँ बालम भट्ट दादाजी ने उस समय अखाड़े स्थापित किए। आज इतने 200-250 साल के बाद भी अखाड़े हैं, वहाँ मलखम्ब है, लेकिन करने वाला कोई नहीं है, सिखाने वाला कोई नहीं है। तो मैं 1990 में गया था वहाँ वाराणसी में, एक कोणभट अखाड़ा था। तो कोणभट नाना गोडबोले ये बालम भट्ट दादा के पट्ट शिष्य थे, उन्होंने वो अखाड़ा शुरू किया था। वहाँ पर एक मलखम्ब था जिसपे बालम भट्ट दादा प्रैक्टिस करते थे, और उनका जांगिया भी लगा के रखा था कि जहाँ वो प्रैक्टिस करते थे। लेकिन मैं जब 2018 में वापस गया तो देखा तो वहाँ एक बोर्ड लगाया था कि ये जगह सोनावाला फैमिली ने लिया है और यहाँ एक बड़ा मॉल बन जाएगा, और ये सब बंद कर दिया है। तो ऐसे ही अपने पुराना हेरिटेज जो है, हमारी संस्कृति है, धरोहर है, वो नामशेष होते जा रही है, इसको बढ़ाना हमारा फर्ज है। अच्छा सर, मलखम्ब को जितना मैंने देखा है कि इसमें बच्चे जो एक्टिविटी करते हैं वो एक तरह से स्टंट है। आपने जैसे पुराने समय में बताया कि पहलवान वगैरह है, कुश्ती वगैरह है, इससे इसका ताल्लुकात है। आज के समय अगर देखें तो लोग स्टंट करते हैं, या जिम्नास्टिक अपन जो खेल है उसको देख सकते हैं। तो मतलब क्या है, किस तरह का खेल है वैसे? स्टंट टाइप का खेल है, या मतलब किस टाइप का, आप किस नज़र से देखते हैं? सही पूछा आपने कि मलखम्ब इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसलिंग, जिम्नास्टिक्स एंड योगा। बिल्कुल। उसमें जिम्नास्टिक का डायनामिज्म भी है, योगा का स्टैटिक सेंस भी है, और कुश्ती की ताकत भी है। तो कम से कम समय में शरीर के हर एक हिस्से को ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज देने वाला का कॉम्बिनेशन एक मलखम्ब है। एक मलखम्ब है। अगर अपन अलग अलग देखें कि जिम्नास्टिक अपन अलग देख रहे हैं, योगा अपन अलग देख रहे हैं, और शरीर के हर एक हिस्से को, यानी कि हाथ पैर के मांसपेशियों को, बल्कि इंटरनल सिस्टम्स लाइक रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, इनको भी बड़ा अच्छा व्यायाम इसमें मिलता है। एक डिसीज रेजिस्टेंस पावर जो होती है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मलखम्ब सबसे अच्छा है। और रीढ़ की हड्डी जो एक आपके उत्तम आरोग्य की गुरुकिल्ली मानी जाती है, उसको ज्यादा से ज्यादा चलन वलन मलखम्ब में मिलता है। हम जिम में जाएंगे तो जिम में बहुत सारे मशीन्स होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। आपके काफ के लिए व्यायाम चाहिए तो अलग मशीन होता है, बिल्कुल। फिर आपके थाइस के लिए अलग मशीन होता है, अलग पार्ट के लिए, बैक के लिए अलग है, थाई ये शोल्डर्स के लिए अलग है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक लकड़ी का खंबा है या तो एक रोप है, और हाथों की उंगलियों से लेकर पैरों की उंगलियों तक हर एक पार्ट को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा व्यायाम मिलता है। और सभी खेलों में जो बेसिक एबिलिटीज हैं, जैसे स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, कॉन्फिडेंस, करेज, बैलेंस, ये सभी एबिलिटीज इसके ऊपर बहुत अच्छी ढंग से बनाई जाती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं मदर डिसिप्लिन। आप चाहे कोई भी खेल खेलो, उस खेल में आगे जाने के लिए आपको मलखम्ब के
सराव की फायदा होगा। अच्छा। अच्छा सर, मलखम्ब जो खेल है मैंने अब तक देखा है कि एक लकड़ी होती है और उसपे बच्चे एक्सरसाइज़ करते हैं या फिर एक रस्सी होती है उसपे जी, एक्सरसाइज़ की जी, जाती है। अच्छा मैंने देखा है कि जो लड़के होते हैं मेल पार्ट है वो उस लकड़ी पे एक्सरसाइज़ कर रहा है करेक्ट। और जो गर्ल्स जो पार्ट है वो उस रस्सी पे एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। तो मतलब दोनों चीज़ें सेम इसी तरह से डिवाइड हैं या कॉम्बिनेशन होता है? नहीं, इसका बुनियादी कारण ये है कि मलखम्ब जब करते हैं तो उसको कैस्टर ऑयल लगाया जाता है। बॉडी का, लकड़ी पे? हाँ, बॉडी बिल्कुल। का फ्रिक्शन बचाने के लिए, हुँ, हुँ। नहीं तो दर्द होगा, इसके लिए ऑयल लगाकर उसके ऊपर एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। इसीलिए वो बेयर बॉडी किया जाता है, सिर्फ एक जांघिया जैसे स्विमिंग ट्रंक हुँ, हुँ, होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे पहन के आप मलखम्ब पर करते हैं। हुँ, तो फिर उससे क्या होता है कि पूरे बॉडी को एक ऑटोमेटिक मसाज हो जाता है, बिल्कुल। एडिशनल एडवांटेज। हुँ, इसके लिए लेडीज लड़कियां उसके ऊपर नहीं करती थी, हुँ, हुँ, लेकिन हमने अभी उसमें बहुत एक चेंज किया है हुँ, हुँ, कि लड़कों के लिए भी पोल मलखम्ब, रोप मलखम्ब दोनों हैं। एक हैंगिंग मलखम्ब भी अलग वैरायटी है कंपटीशन में, हुँ, और लड़कियों के लिए पोल मलखम्ब और रोप मलखम्ब दोनों है। हुँ। तो लड़कियां भी पोल मलखम्ब बहुत अच्छा करती है। अच्छा, जब हमने 2019 में मलखम्ब की पहली विश्व प्रतियोगिता मुंबई में ली थी, अच्छा। उसमें 15 देशों से खिलाड़ी आए थे, हुँ, और आप यकीन नहीं करेंगे, पोल मलखम्ब में फर्स्ट प्लेस जो थी वो काइके टाकेमोटो, जापान की एक लड़की थी, उसको मिली। अच्छा। सेकंड वाज डेलिया सिरुटी, शी वाज फ्रॉम इटली, और हुँ, थर्ड प्लेस हिमानी परब जो हमारे मुंबई की थी, उसने थर्ड प्लेस मिला। हुँ। लेकिन मलखम्ब, पोल और रोप दोनों का कंबाइंड मार्क्स करके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है उसमें हिमानी फर्स्ट आ गई। अच्छा। तो इसके लिए इंडिया के बाहर भी लोग अभी इतना अच्छा करने लगे हैं हुँ, कि हुँ, इंडिया को पीछे छोड़ते हुए वो आगे भी निकल जाए। हुँ। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने ये चीज़ें बताई कि जापान की लड़की है, उसने फर्स्ट, सेकंड जो पोज़ीशन हासिल की है, इसका जो उद्गम है, शुरुआत है, वो भारत देश से ही मतलब आती है इस बिल्कुल, खेल की। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बावजूद भी काफ़ी कम लोग इसको जान पाते हैं और विदेशों के लोग मतलब फर्स्ट प्रतियोगिता में इसमें इतना अचीवमेंट कर पाए। तो मतलब आपने लगभग 52 देशों में इस खेल को सिखाया है, जी, इतनी लंबी जी। आपने जर्नी करी। क्या है बाहरी कंट्रीज़ में और इंडिया में क्या कल्चर है इस खेल को लेकर? बाहर के लोग किसी भी नए खेल को, नए आइडिया को अडॉप्ट करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। अच्छा। उनके पास ये खेल नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये खेल इतना असरदार है, इसके इतने फ़ायदे हैं, हुँ, इसमें बच्चों को उनकी मेंटल एबिलिटीज़ भी बढ़ाने में बहुत कामयाबी होती है। हुँ, हुँ, जैसे कॉन्फिडेंस है, जैसे हुँ, कोऑर्डिनेशन है, जैसे कंसंट्रेशन है, हुँ, जैसे हुँ, मेमोरी है, ग्रास्पिंग है, ये हुँ, सब मेंटल एबिलिटीज़ भी मलखम्ब पे बहुत अच्छी बढ़ाई जाती है। हुँ। तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया, और जर्मनी में कोलोन यूनिवर्सिटी है, अच्छा, उसमें उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके ये जाहिर किया कि कम से कम समय में शरीर के हर एक हिस्से को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज देने वाला ये दुनिया में एकमात्र प्रकार है। ठीक है। और उसके बाद हमने जहाँ-जहाँ इसके कोचिंग कैंप्स लिए, हुँ, कार्यशालाएँ ली, जैसे कज़ाकस्तान है, क्रोएशिया है, फिर वियतनाम है, सिंगापुर है, मलेशिया, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में, और ये एशियन कंट्रीज़ में, और यूरोप में भी हमने स्पेन, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, ये सभी देशों में इसका जब वर्कशॉप्स लिए, तो हुँ। लोगों ने इसको बहुत सराहा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके ऊपर आत्मसात करने की, एक्सपीरियंस करने की कोशिश करने लगे। अच्छा। अच्छा सर, इस खेल में किसी भी तरह की जैसे बाध्यता या अपन कह सकते हैं रिस्क किसी तरह की है क्या? कि इस उम्र के बाद में कोई खेल सकता है, नहीं खेल सकता है, इस तरह का कुछ? उम्र का कोई पाबंदी नहीं है, हुँ, यानी एनीबॉडी ऑफ एनी एज कैन लर्न मलखम्ब। ठीक है। मेरे पास एक शांतिलाल संघवी आए थे, हुँ, हुँ। जिन्होंने एट द एज ऑफ 82 मलखम्ब सीखना शुरू किया। 82 ऐज में? 82 में, और अच्छा, जब हमने फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप लिया था 2019 में, उस समय वो 89 इयर्स के थे, तो उन्होंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया मलखम्ब के उद्घाटन में। अच्छा, तो एनीबॉडी ऑफ एनी एज, के पी भास्करन थे जो सिंगापुर में मेरे पहले स्टूडेंट थे, अच्छा। ही वाज आल्सो 80 इयर्स ओल्ड व्हेन ही स्टार्टेड लर्निंग मलखम्ब। अभी भी मुंबई में समर्थ व्यायाम मंदिर में डेली सुबह 7 से 8 फ्री क्लासेस लेता हूँ। हुँ, हुँ, तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो 40, 50, 60 साल के ऊपर की उम्र है, हुँ, लेकिन वो भी मलखम्ब सीखती हैं। हुँ। डॉक्टर विपिन शाह है, डॉक्टर शीला शर्मा है, डॉक्टर नंदिता पई है, ये सब ऐसे हैं, हाउसवाइफ है या कोई प्रोफेशनल। डॉक्टर विपिन शर्मा तो नंबर 1 यूरोलॉजिस्ट है इंडिया के, अच्छा। लेकिन वो भी ही नाउ 62, लेकिन अभी भी मलखम्ब सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हुँ, हुँ, तो उम्र की पाबंदी नहीं है, सिर्फ रिस्क उसमें इन्वॉल्व है। हुँ, आप यदि आपका पहला स्टेज है वो क्लियर नहीं करेंगे और दूसरे स्टेज पे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको
नी पेन या जॉइंट पेन या फिर स्टेप गिरने टू स्टेप की, चलना हाँ, पड़ेगा अपने तो को। स्टेप बाय स्टेप एक एक उसका जो तरीका है वो करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ताकि मैं इतने साल मलखम सिखाता हूँ, एक भी कोई इंजरी नहीं है मैं सिखाते समय या करते समय, क्योंकि सेफ्टी इज फर्स्ट। हम्म, तो पहले हमें उसकी दखल लेनी चाहिए कि इसमें कोई गिरेगा नहीं, हम पूरा उसको हेल्प करेंगे बिल्कुल। और बाद में वो आगे कर सकते हैं। अच्छा, तो सर उम्र के इस पड़ाव में भी आप मलखंब अभी तक कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा थोड़ा-सा कि शुरुआत कहाँ से हुई? किस तरह से आपने मलखंब को सीखा? किसने आपको सिखाया? कौन आपके गुरु थे? जी, मैं जब 2 ढाई साल का था, तो मेरी माँ हमें, हम 3 भाई थे, 1 बहन थी, पूना में ले जाते थे। अच्छा, और पूना में हमारे जो दादाजी थे, अच्छा। मेरे माँ के पिताजी, नाना जी के, वो उस समय 75 इयर्स ओल्ड थे। हुँ, तो वो एक स्वतंत्र सैनिक थे हुँ, और उन्होंने केईएम हॉस्पिटल जो मुंबई का है, वो उन्होंने बाँधा था। हुँ, और स्वातंत्र्य आंदोलन में ये श्री समर्थ व्यायाम मंदिर के जो संस्थापक है, हुँ, हुँ, व्यायाम महर्षि प्रहलाद लक्ष्मण काळे गुरु जी, हुँ, ये हुँ, उनके साथ में थे। हुँ, हुँ, दोनों एक दूसरे को अच्छे पहचानते थे। ठीक है। तो हम पूना में जाते थे तो सुबह 5 बजे उठकर मेरे ग्रैंडफ़ादर जो थे, वो सुबह उठकर योगा करते थे। हुँ, हुँ, तो बाकी सब तो सोए रहते थे, लेकिन मैं उठ के उनके सामने बैठ के जैसे वो करते हैं, वैसा करने की कोशिश करता था। अच्छा। तो उन्होंने ये ध्यान दिया कि इसको इसमें इंटरेस्ट है। हुँ, हुँ, तो उन्होंने माँ को बता दिया कि मुंबई में शिवाजी पार्क है, वहाँ समर्थ व्यायाम मंदिर है, उसके संस्थापक जो है वो व्यायाम महर्षि प्रहलाद काले गुरु जी हैं, हुँ, वो हुँ, मुझे अच्छा पहचानते हैं। तो उदय को आप उनके पास छोड़ दो, अच्छा। वो अच्छे उनको ट्रेनिंग दे देंगे। और मैं वहीं से समर्थ व्यायाम मंदिर में जाना शुरू हुआ हुँ, और फिर हम माहिम में रहने के लिए आ गए। तो मेरी स्कूल थी सुबह 7 बजे, तो हुँ, 5:30 से 6:30 सुबह व्यायामशाला जाते थे, मलखम सीखते थे, प्रैक्टिस करते थे और घर आके नहा धो के 7 बजे पहले स्कूल में पहुंच जाते थे। हुँ, हुँ, उसके बाद मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में भी वही था कि सुबह व्यायामशाला जाकर प्रैक्टिस करना, उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए जाना, फिर घर आके खाना खा के लेक्चर्स के लिए जाना, शाम को वापस कॉलेज से व्यायामशाला आ जाना, पूरा रात को रूटीन घर यही जाना। रहता। जब मैं नौकरी में लगा, आई जॉइंड द डिपार्टमेंट कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज एट द एज ऑफ मे बी 19 20। तो उस समय भी यही हाल था कि सुबह व्यायामशाला, व्यायामशाला से ऑफिस चले जाएंगे, ऑफिस से वापस व्यायामशाला आएंगे, रात को घर जाएंगे। हुँ, हुँ, मेरा शादी का दिन भी सुबह में व्यायामशाला आके बाद में मैं शादी के लिए हाजिर हो गया। अच्छा, तो इतना ये एडिक्शन बोलते हैं उतना। खेल के प्रति बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे आप नौकरी में रहे और लगभग 52 देशों में आपने है खेल को प्रमोट किया है, भारत में भी आपने काफ़ी प्रमोट किया और उसके बाद में आपको पद्मश्री मिला। ये जर्नी किस तरह की रही? कैसा रहा थोड़ा बताइए? मुझे बड़ी खुशी है कि जिस समय मैंने मलखम्ब में काम किया, शुरू किया था, उस समय मलखम्ब को रिकॉग्निशन भी नहीं था। हुँ, हुँ, यानी केंद्रीय क्रीड़ा मंत्रालय जो है, वो हुँ, ये हुँ। कहते थे वहाँ से मलखम्ब, अप्रूव्ड नहीं था ये? हाँ, मलखम्ब तो क्या जैसे दंड बैठक जैसे व्यायाम है, वो अच्छा। खेल थोड़ी है। हुँ, हुँ, लेकिन जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 1965 से लेकर 76 तक मलखम्ब की नेशनल चैंपियनशिप अलॉन्ग विद जिम्नास्टिक्स कंडक्ट की थी। हुँ, हुँ, और ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी में भी 1968 से मलखम्ब इंट्रोड्यूस हो गया था हुँ, हुँ, और बाद में 2007 में लड़कियों के लिए रोप मलखम्ब भी हो गया। हुँ, हुँ। लेकिन केंद्र शासन की मान्यता नहीं थी। अच्छा। तो एक मोहन रावले जी थे, मुंबई के एमपी थे, हुँ, हुँ, उन्होंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा था, इज द गेम ऑफ मलखम्ब रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग टू प्रमोट दिस गेम अब्रॉड। हुँ, तो मार्गारेट अलवा उस समय क्रीड़ा मंत्री थी, उन्होंने ये कहा कि हैव आस्क्ड फॉर सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑन रिसीट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन वी विल डिसाइड अबाउट द रिकॉग्निशन। अच्छा। लेकिन मैं मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी था, मेरे पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन मांगी नहीं थी। बाद में उनका लेटर आ गया, फिर हमने जवाब दे दिया। हुँ, हुँ, लेकिन दूसरा जो उनका जवाब था वो बहुत डेंजरस था कि टू प्रमोट द गेम अब्रॉड इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न फेडरेशन। हुँ, यानी जब चाइना वुशु के लिए, जापान जूडो के लिए, कोरिया टाइक्वांडो के लिए, मलेशिया सेपक टैकरो के लिए, हर एक कंट्री अपने अपने खेल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करती है। हुँ, और हमारी सरकार कहती है कि हमारा काम ही नहीं है, वो फेडरेशन का काम है। हुँ, फिर भी हमने अपना ये छोड़ा नहीं, एफर्ट्स चालू रखे। मैंने पूरे भारत में 100 से ज़्यादा एमपीज़ थे, उनके पास से लेटर्स ले लिए कि मलखम्ब शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स।
तो 1996 में मोहन रावल जी का वापस फ़ोन आ गया कि मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट ली है, आप आ जाइए। तो उनके साथ बैठकर मैंने 1 घंटा उनको सब दिखा दिया कि आज तक हमने मलखम्ब की नेशनल कहाँ-कहाँ ली है। हमने अमृतसर में पंजाब में लिया था, राजस्थान में भरतपुर में लिया था, फिर झांसी में उत्तर प्रदेश में 2 बार किया था, उज्जैन में मध्य प्रदेश में किया था, धारवाड़, दावणगिरी कर्नाटक में किया था, कन्याकुमारी में किया था, महाराष्ट्र में तो पुणे, सांगली, सातारा और मुंबई में बहुत बार किया था। तो ये सब नेशनल्स में कौन-कौन पार्टिसिपेट हो गए, कितने लड़के, लड़कियां और कितने जजेस अलग-अलग स्टेट से आ गए, ये और कितनी भाषाओं में उसके बारे में अखबारों में लिखा है, ये सब उनके सामने रखने के बाद उन्होंने तुरंत अपने पीए को बुला लिया और मेरे हाथ में लेटर पकड़ा दिया कि Malkham Federation of India, headed by Mr. Uday Deshpande, is recognized by Department of Sports and Youth Services, Government of India. तो 96 में हमें गवर्नमेंट से मान्यता मिल गई। फिर हम सुरेश कलमाड़ी जी थे जो रेलवे मिनिस्टर थे, उनके पास चले गए। उन्होंने तुरंत उसको रेलवे से भी मान्यता दिलवा दी ताकि मलखम्ब के खिलाड़ियों को नेशनल में जाने के लिए अब रेलवे कंसेशन मिलना शुरू हो गया। फिर 2007 से मलखम्ब नेशनल्स ऑर्गेनाइज के लिए केंद्र शासन से 5 लाख रुपए का अनुदान मिलना शुरू हो गया। लेकिन अभी आप जब देखेंगे ना तो इसमें बहुत आमूलाग्र परिवर्तन हो गया है। नरेंद्र मोदी जी के काल में मलखम्ब, कलरीपयट्टू, योगा जैसे इंडिजिनस गेम्स को बहुत अच्छा स्थान मिला है। बिल्कुल। तो अभी मलखम्ब के खिलाड़ी ट्रेन से नहीं बल्कि फ्लाइट से जाते हैं नेशनल के लिए, और नेशनल में जो मेडल विनर्स हैं उनको 10,000 रुपये महीने का, इन्हें साल का 1,20,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा। और मलखम्ब के सेंटर्स हर एक राज्य में कम से कम 100 सेंटर्स पूरे भारत में होंगे। ऐसे उन्होंने 5 लाख रुपए का इक्विपमेंट ग्रांट दिया है और कोचेस को अपॉइंट किया है जिनको 35-40 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। इसके लिए मलखम्ब का स्तर भी बहुत बढ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मलखम्ब के प्रति आकर्षित होने जा रहे हैं। अभी सिर्फ यही है कि जैसे ICCR है या भारत के अलग अलग देशों में जो काउंसलेट्स के ऑफिस है, उन्होंने मलखम्ब को अडॉप्ट करके उन्हीं देशों में उनको मलखम्ब को फैलाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देशों में मलखम्ब पहुंच सके। जब ये 5 खंडों में, 5 कॉन्टिनेंट्स में 75 देशों में पहुंच जाएगा तब वो ओलंपिक्स के लिए लायक एलिजिबल होगा। तो हमें वही कोशिश है कि ओलंपिक्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो या एशियन गेम्स हो, उसमें मलखम्ब को लेकर जाएं। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। काफ़ी लंबी जर्नी आपने बताई, पद्मश्री आप लेके आए हैं, खिलाड़ियों के बारे में भी बताया कि अब के मौजूदा हालात हैं वो फ्लाइट से जाते हैं, सरकार से उन्हें अनुदान मिलता है। उसके बाद भी काफ़ी सारे जो प्लेयर्स हैं जो मलखम्ब खेल रहे हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो एक बड़ी उम्मीद से मतलब देख रहे हैं मलखम्ब का भविष्य। तो क्या मानते हो भारत में मलखम्ब का भविष्य क्या है, उनके करियर को लेकर, खेल को लेकर कैसा लग रहा है? मैं बहुत आशावादी हूँ। अभी भी मलखम्ब के खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार मिलना शुरू हुआ है। उनको नौकरी के लिए भी 5% कोटा में मलखम्ब को स्थान मिला है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मलखम्ब के खिलाड़ी बढ़ जाएंगे और मलखम्ब के टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज ज़्यादा होने चाहिए। जैसे टीचर्स बढ़ जाएंगे वैसे स्कूलों में, महाविद्यालयों में मलखम्ब शुरू करेंगे। और फिर एक बार हमने इंडिया में उसका बेस अच्छा बढ़ा दिया तो फिर भारत के बाहर भी ज़्यादा से ज़्यादा देशों में आज मलखम्ब के बारे में रुचि है। जैसे कजाकिस्तान है, अलमाटी और अस्ताना, दोनों जगह पे 3 दिन का मैंने वर्कशॉप लिया था, लेकिन वहाँ के योगा खेलने वाले जो थे उन्होंने बहुत अच्छा मलखम्ब का प्रदर्शन किया। और गणेश देवी जो इंडियन काउंसिल ICCR के वहाँ के कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने उसको पूरा सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया। तो इस प्रकार से यदि गवर्नमेंट की ओर से मलखम्ब के प्रति थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कर दिया जाए तो मलखम्ब को बहुत अच्छा सुवर्ण काल आगे आने की उम्मीद है। मलखम्ब खेल के बारे में तो हमने बातचीत कर ली। अब मैं एक छोटी सी चीज़ में और जानना चाहता हूँ। मलखम्ब खेल के बारे में जो मैंने जाना है वो बगड़िया स्कूल जो है जहाँ हम बैठे हैं इस वक्त, यहाँ पिछले जो लास्ट ईयर है कुछ 21 बच्चे हैं वो स्टेट खेल के शायद आए थे। जब ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई तो मैंने मलखम्ब के बारे में थोड़ा रिसर्च किया और उसके बारे में जाना। आप भी राजस्थान लगातार आते हैं, यहाँ पर आपने काफ़ी जगह सिखाया भी है, यहाँ पर भी आप सिखा रही हैं। तो मतलब यहाँ के बच्चों के लिए किस तरह से आप देख रहे हैं, इनका भविष्य है, किस तरह से सीख रहे हैं, कैसे आप ट्रेंड कर रहे हैं, थोड़ा इनके बारे में भी बताइए सर।
यहाँ के बच्चे में जो देखिए ना बहुत टैलेंटेड है, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली ऑल्सो दे आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी एडवांस। तो यदि उनको मलखम ये के चीज मैंने नोट की है सर। समर कैंप अभी 15 दिन चल रहा था, मैं 2-3 दफा यहाँ पर आया था, तो मैंने लगभग आधे-आधे घंटे तक बच्चों को एक्टिविटी करते हुए देखा है कंटिन्यू। तो मेरे लिए बहुत ही अचंभित या रोचक करने वाली वो चीज थी। लगन है, और बिल्कुल। ये सक्सेस है बगड़िया बाल विद्या निकेतन का। उनके जो विमल परिक जी है, पवन गोयनका जी है, उन्होंने मलखम के बारे में रुचि बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। अभी बच्चे सुबह 5 साढ़े 5 बजे से आकर मलखम का बिल्कुल। सराव करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स में 21 बच्चे गए हैं, लेकिन मेरा पूरा ये यकीन है कि आने वाले काल में वो स्टेट में सर ज्यादा से स्टेट खेल के आए हैं कुछ हाँ, बच्चे, यहाँ से स्टेट खेल के आए। बिल्कुल। 21 बच्चे स्टेट के लिए गए थे। तो अभी इसके बाद स्टेट में भी वो अच्छा स्थान हासिल करेंगे, मेडल जीतेंगे, और उसके बाद नेशनल भी उनका रैंकिंग होगा। नेशनल में अभी छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, तमिलनाडु है, पौंडीचेरी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, ये स्टेट बहुत आगे है। बिल्कुल। लेकिन इन बच्चों में जो क्षमता है, इन बाकी लोगों को पीछे छोड़ते हुए वो आगे निकल जाएंगे। अच्छा, तो ये थे उदय देश पांडे जी जो हमारे साथ थे। इन्होंने बातचीत करी मलखम्ब खेल के बारे में, काफ़ी कुछ रोचक चीज़ें, भारत में क्या भविष्य है, बच्चों के करियर को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन है वो इन्होंने हमें दी है। और मलखम्ब खेल को जिस ऊंचाई पर ये लेकर गए हैं, हम उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि ये मलखम्ब खेल को और आगे तक लेकर जाएंगे। इनके उज्जवल भविष्य को लेकर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।